फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर डिस्कशन करने वाले हैं फार्म्स बिल 2020। जो 3 नए फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं रिसेंटली, जो सेंटर ने नए लॉ में बनाए हैं। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन लॉज की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों सेंटर ने नए लॉ बनाए, उनकी इम्प्लीकेशन क्या थी। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया है, पूरे देश में इसके खिलाफ जो विरोध हुए हैं। फिर पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने इन तीनों एक्ट को बाईपास कर दिया, अपना एक और नए सिरे से एक्ट निकाल दिया। तो उसकी वजह से ये चीज कंट्रोवर्सी में आ गई है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जो फार्म बिल 2020 है, उसके अंदर 3 नए फार्म बिल आए हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, तो ये जो नए बिल आए हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम लाया क्यों गया था, फिर उसको चेंज क्यों करना पड़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो चलिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो नए फार्म बिल आए हैं उनके पीछे की बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट बिल है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। सो ये बिल क्या करता है, ये अलाउ करता है हमारे देश के सारे किसानों को कि वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो प्रोड्यूस है, मतलब जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा जो भी उन्होंने उगाया, उसको वो अपनी मर्जी से एपीएमसी मंडी के बाहर जिसको चाहे, जिस रेट पे चाहे वो बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या कानून था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, जो गेहूं होता है, जो चावल वगैरह या जो भी एग्रीकल्चरल आइटम्स जो किसान प्रोड्यूस करते हैं, उनको केवल एपीएमसी मंडी के ऊपर ही बेचा जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली एपीएमसी मंडी जो होती है ना, एक मार्केट बोर्ड होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू सेफगार्ड द फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि एपीएमसी मंडी बनाना जरूरी था ताकि किसानों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर एपीएमसी मंडी स्टेट गवर्नमेंट का जो मार्केट बोर्ड है, गवर्नमेंट ने अगर उनको मंडी दी है, तो वहां पे वो ऑक्शन के थ्रू, नीलामी के थ्रू जो है अपनी जो भी फार्मर प्रोड्यूस है वो बेच सकते हैं। तो उनको कोई भी उनके खेत के बाहर आके उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके कम प्राइसेस पे लेके नहीं जा सकता, उनसे उनकी जो भी मेहनत जो उन्होंने प्रोड्यूस किया। इसके लिए नया एपीएमसी एक्ट लाया गया था। ठीक है, सो एपीएमसी मंडी बेसिकली एक मार्केट बोर्ड होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो फार्मर्स को सेफ करता है कि वो बड़े रिटेलर्स उनसे दबाव डाल के कम प्राइस पे उनका सामान ना खरीद ले। वो सामान जो भी प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर जो है उसका एक रेगुलेटेड प्राइसेस होंगे और किसान जिसको चाहेगा उसको ही बेचेगा। उसके लिए एपीएमसी मंडी बनाई गई थी। ठीक है, सो एपीएमसी मंडी की भी एक हिस्ट्री है, बहुत लंबी चौड़ी, ज्यादा डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट जो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ जरूर बता रही हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर एस्से भी आ जाता है कभी कभी, तो बहुत सारे चांसेस है कि इसी बार ये एस्से आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बता देती हूँ कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसको मार्केटिंग के लिए रेगुलेशन लाने का प्रोग्राम जो है इंडिया में तब आया जब ब्रिटिश राज चलता था। ब्रिटिश राज में क्या था, पहले तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत का जो व्यापार कर सकती थी, लेकिन बाद में एक चार्टर एक्ट आया, उस हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ एकाधिकार जो है व्यापार करने का 1833 में वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम भी भारत के साथ सीधे व्यापार कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने वो बड़े थे नहीं, पर वो छोटे थे, तो वो छोटे लोग जो व्यापार भारत के साथ करना चाह रहे थे कम पैसे के साथ, उन्होंने क्या किया, उनको जरूरत हुई कि इंडिया से जो कॉटन निकलता है ना, उसको ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल में जाके तैयार कपड़ा बना के इंडिया में बेचेंगे। उसमें बहुत पैसा कमाया उन्होंने। तो इस व्यापार के लिए उनके लिए जरूरी था कि भारत के जो किसान हैं वो उनको रीजनेबल प्राइसेस पे उनको कॉटन दे, मतलब कम से कम प्राइस पे उनको कम से कम दाम पे कॉटन दे, कॉटन मतलब रुई दे। ठीक है, तो उसके लिए ताकि वो मैनचेस्टर यूके की जो मिल है बड़ी बड़ी कपड़े बनाने वाली, वहां तक सस्ते में पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला। उस टाइम पे भारत के ऊपर ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट जो कानून बनाया वो था 1886 में हैदराबाद रेजिडेंसी। हैदराबाद जो है नवाब की रेजिडेंसी थी। ठीक है, जो आप पढ़ते होगे हिस्ट्री में, हैदराबाद का निजाम। ठीक है,
तो उसकी रेजिडेंसी में 1886 में ये पहला एक्ट आया और इस कानून का नाम था बेरार कॉटन एंड ग्रेन मार्केट एक्ट ऑफ 1887। ठीक है, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब यह था कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उस एरिया में वो अपने हिसाब से हर जिले के अंदर कोई भी एक जगह जो है डिसाइड कर सकते हैं, वहां पे सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, जो खेती है, जो भी उसका आउटपुट निकलेगा उसको वहां पे बेचा जा सके। और ये एक्ट एक मॉडल बन गया जिससे कि बाद में इसको देश के बाकी के हिस्सों में भी लगाया जा सके, लागू किया जा सके। ठीक है, तो ये शुरुआत थी एपीएमसी एक्ट की। हालांकि ये एपीएमसी एक्ट नहीं था, बाद में एपीएमसी एक्ट बना। ठीक है, तो पहले तो ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाजार तक लाके रेगुलेटेड प्राइसेस पे बेच दिया जाए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने फर्स्ट एक्ट निकाला। उसके बाद 1928 में रॉयल कमीशन बैठाया गया एग्रीकल्चर के ऊपर। उसका भी मकसद यही था कि एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की उसको रेगुलेट किया जा सके और रेगुलेटेड मार्केट को पूरे देश में फैलाया जा सके। ठीक है, तो और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ जो ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जैसे अगर कोई बड़ा आदमी है वो कम पैसे पे किसान पे दबाव डाल के उससे उसका सामान खरीद सके, तो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी रेगुलेट करने की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1938 में रॉयल कमीशन ने 1928 में इसमें रिकमेंडेशन दी और 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भारत की सरकार आ गई थी, गुलाम भारत में भी भारत की सरकार आनी शुरू हुई थी, जब जो वोट पड़ने शुरू हो गए थे उसके बाद जो है 5 स्टेट में इंडिया के जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वोटों में जीत गए थे, चुनाव में जीत गए थे। तो उन्होंने 1938 में एक मॉडल बिल लेके आया। ठीक है, तो ये सारे स्टेट को जो सर्कुलेट किया गया कि ये बिल हम पास करेंगे। इससे क्या है कि एग्रीकल्चर की ट्रेड प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर का सामान जो खरीदा बेचा जाता है उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में लाया जाएगा, ताकि जो है अगर कोई इस तरह की प्रैक्टिस करता है जिससे किसानों को लूट लिया जाए तो उसको लॉ के अंदर उसको पनिश किया जा सके। ठीक है, तो जो है ज्यादातर स्टेट्स जो है उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स रेगुलेशन एक्ट जो है 1960 के दौरान आया था उसको अंडर ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया आपने 1916 में। हमें पता है 1966 एक देश के अंदर एक ऐसा साल माना जाता है जहाँ पे ग्रीन जो रेवोल्यूशन आया था, जिससे देश के अंदर गेहूं और चावल की जो उपज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो वैसे भी उस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट की जरूरत थी और वो एक्ट लाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो है सारे जो प्राइमरी छोटे छोटे होलसेल मार्केट थे ना उनको इस एक्ट के अंदर लाया गया कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे कोई भी अपना अपना बाजार खोल के बैठा है और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है किसानों का खरीद के बेच रहा है। उन सारे छोटे छोटे बाजारों को एपीएमसी एक्ट के अंदर लाया गया। अब जो एपीएमसी एक्ट है वो इसीलिए बनाया गया था कि एक प्रॉपर एक सेट ऑफ रूल्स हो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ऑर्गेनाइज करे, उनकी मार्केटिंग ऑर्गेनाइज हो, जितने भी किसान हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए उनको एक मार्केट दिया जाए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट आपको ये बाजार दे रही है, आप यहाँ पे हो, अपना सामान यहाँ पे बेचो। ठीक है, तो जिससे कि उनको एक सिक्योरिटी रहेगी कि मुझे अपना सामान सस्ते में बेचने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट है, मैं अपना सामान वहां पे ले जाके बेच दूंगा, जो भी मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, गेहूं ज्वार बाजरा या कुछ भी। ठीक है, तो मेजर कंसर्न जो क्या था कि उस वक्त में जो मेजर कंसर्न क्या था इस एक्ट को लाने का बेस ये था कि जो प्राइस है एग्रीकल्चर प्राइसेस है ना एकदम से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि कोई एक बड़ा आदमी बहुत सारा पैसा देके बहुत सारा सामान जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो खरीद ले और बाद में मार्केट के अंदर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो जाएगी तो सबको बहुत महंगे दामों पे वो बेच सकता है। बेसिकली पहले तो रीजन ये था कि एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल के रूप में जो चीजें उत्पन्न होती है, जैसे रुई है, कॉटन है, तो वो एक रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो उन प्राइसेस को इन चेक रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट शुरू किया था और 1960s तक इस एक्ट का मकसद इंडिया में यही था। ठीक है, तो लगभग 100 सालों तक ये एक्ट इसी तरीके से बना गया। लेकिन क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सोचा गया कि अब जो है इंडिया का जो 60% जनता है उस वक्त जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। एक्चुअली उस वक्त तो 80% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा थे नहीं, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह इतनी लगाई नहीं गई थी, सर्विस सेक्टर का तो कहीं नाम ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, तो ये सोचा जाने लगा कि मेजोरिटी फार्मर्स की होगी, अब किसानों को जो है उनका जो भी प्रोड्यूस है वो 6 महीने 4 महीने लगाते हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में इतनी मेहनत लगाते हैं, इतने मौसम की मार सहते हैं, तो सोचा ये गया कि उनको एक सिक्योरिटी दे दी जाए। वैसे तो पहले भी सिक्योरिटी मिल रही थी बट जितने भी एपीएमसी मार्केट के अंदर जो अगले अमेंडमेंट हुए वो किसानों की तरफ हुए, किसानों के फायदे को सोच के हुए। ठीक है,
तो ये था कि फार्मर्स को प्रोड्यूस किया जाए और उन्होंने जो भी सामान जो है प्रोड्यूस किया इतने महीने लगा के उनको उनका फेयर प्राइस मिल जाए, एक एक्चुअल प्राइस मिले। तभी बाद में एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कॉन्सेप्ट आया था कि किसानों को अपना जो भी प्रोड्यूस है वो कम प्राइस पे ना बेचना पड़े, क्योंकि कम प्राइस पे वो क्यों बेचना पड़ेगा अगर उनकी मार्केटिंग जो फैसिलिटी है वो उनके लिए बहुत महंगी कर दी जाए। जैसे एक जिले में एपीएमसी हो दूसरे में ना हो, तो इस किसान को यहाँ से लेके वहां तक ट्रांसपोर्टेशन का ही उतना इतना इतना ज्यादा उसका खर्चा आ जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम स्टेट है उन्होंने एपीएमसी एक्ट लगाया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एपीएमसी मंडी डालेंगे, ऑलमोस्ट हर एरिया में एक एपीएमसी मंडी डालेंगे, तो ताकि किसानों को जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा खर्चा ना आए, ठीक है, वो आसानी से अपना जो माल है वो यहाँ पे लाके बेच सके, कोई उनको मजबूर ना कर सके। साथ ही साथ जो ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, जिससे कि क्या होगा कि जैसे जैसे जरूरत होगी गवर्नमेंट इसके अंदर नए नए चेंजेस लाती रहेगी, और ऐसा हुआ भी, जरूरत के हिसाब से नए नए चेंजेस आए उसके अंदर। सो जो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है ना, तो इसको जो एज एन इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन देखा गया, मतलब हमारे देश की व्यवस्था में इसको एक आविष्कार समझा गया कि एक अच्छे खासे रेगुलेटेड मार्केट है जहाँ पे किसानों को अपना प्रोड्यूस रखने की जगह दी जाती है, उनका प्रोड्यूस बेचने के लिए उनको जो खरीदार है वो वहीं पे आते हैं, क्योंकि किसान वहीं पे बेच सकते हैं तो खरीदार भी वहीं पे आएंगे, ठीक है। तो जो एपीएमसी एक्ट है ना वो दो प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है कि पहला तो फार्मर्स जो हैं उनको सूदखोरों जो ब्याज पे उनको पैसा देते हैं उनके द्वारा लूटे ना जाए, और फार्मर्स को अपने खेत के हिसाब से ही, जैसे खेत से निकल के अगर उसने अपना सामान बेच दिया तो सस्ता बेचना पड़ेगा, पर एपीएमसी मार्केट के अंदर रेगुलेटेड प्राइस पे बेच सके, ठीक है, और फार्मर्स को एक बाजार मिल सके जहां पे वो अपना सामान बेच सके, ठीक है। तो बेसिकली एपीएमसी एक्ट इसी के लिए बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि इस एपीएमसी एक्ट ने एक कंपलसरी कर दिया कि जितने भी फार्मर्स हैं वो आड़तियों को अपना सामान यहीं पे बेचेंगे, ठीक है। उसके लिए उनको एक छोटी सी मार्केट फी देनी पड़ती थी, यूजर चार्जेस देने पड़ते थे, कुछ कमीशन देने पड़ते थे, ताकि इस मार्केट को आगे मैनेज किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके, और ये जो जितना पैसा इकट्ठा होता था ना बाद में एपीएमसी मार्केट की कैपेसिटी को बढ़ाने में लगा दिया जाता था। फिर पता धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ता चला गया। आपने पढ़ा होगा 2017-18 में तो 280 मिलियन का जो बम्पर प्रोडक्शन है वो हुआ हमारे देश में। इतना ज्यादा हमारे देश में जो अनाज उत्पन्न हुआ। अब इतने सारे अनाज को रखने के लिए एपीएमसी मंडी के लिए अंदर भी इतनी जगह होनी चाहिए ना कि इस अनाज को रखा जा सके, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ कि एपीएमसी मंडीज जो थी वो एक लिमिटेड स्पेस पे बनाई जाती थी, लिमिटेड जगह होती थी, तो वो सारे किसानों का जो अनाज है ना वो नहीं संभाल पाती थी। धीरे धीरे ऐसा होने लगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि एपीएमसी ने शुरू शुरू में तो किसानों को बचाया, उनको एक्सप्लॉइट होने से बचा लिया, पर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इनका गोल्डन पीरियड जो था वो 1991 तक ही लास्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एपीएमसी मंडियों में किसानों का ही लॉस होने लगा, क्योंकि किसानों को ही जो सिक्योरिटी देने के लिए एपीएमसी मंडियां बनाई गई थी, उनका जो जगह थी उनका एरिया उतना ही रखा गया। अब उस जगह के अंदर जो किसान अपना गेहूं वगैरह लेके आते थे वो जगह पहले ही भर जाती थी, बाद में जो किसान लेट पहुंचते थे उनको जगह नहीं मिलती थी अपना सामान रखने के लिए। तो उनको ये लगता था कि हम मैं एपीएमसी मंडी के बाहर कितने दिन इंतजार करूंगा, जब तक पुरानी कनक वगैरह गेहूं वगैरह वो नहीं बेची जाएगी तब तक मैं नहीं रख सकता। तो वापस किसानों को जो है बिचौलियों को अपना अनाज जो है कम रुपए पे बेच के वहां से जाना पड़ा, क्योंकि हर किसान के बाद जो इंडिया के अंदर 85% ऑफ फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। सबके पास फैसिलिटी नहीं है स्टोरेज वगैरह की, और ये कुछ आइटम तो पेरिशेबल भी होती हैं, और सारे किसानों को इंतजार होता है 4-6 महीने अपनी फसलों का। तो ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी मेरी फसल बेच दी जाए ना, बेच दी जाए उतना अच्छा है। तो वो क्या करते थे, कुछ आड़तिये वगैरह जिनके पास गोदाम होते थे ना वो उनके साथ डील कर देते थे कि आप हमें सस्ते में बेच दो, हम आपकी कनक जो है संभाल के रखेंगे, और मार्केट में जैसे ही जगह आएगी हम यहाँ पे लाके आपकी कनक बेच देंगे। तो ये सोच के फार्मर्स भी उनको कम प्राइस पे अपनी जो कनक वगैरह ना वो बेचने लगे। तो बेसिकली फार्मर्स का वापस से एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, ठीक है। एक बार अखबार में न्यूज में आई थी कि इस तरीके से जगह ना होने की वजह से एक किसान को अपने जो प्याज है वो 1 रुपए किलो के भाव से बेचने पड़े। तो अभी तो प्याज का रेट जो है वो 100 रुपए पे चला गया, लेकिन किसान को तो इतने सस्ते में बेचने पड़े। तो इस वजह से क्या हुआ कि मिडिलमैन की हेल्प लेते लेते फार्मर्स वापस से एक्सप्लॉयट होने लगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत स्मॉल था। तो जो पीएमसी मंडी के अंदर जो कमीशन एजेंट होते हैं ना गवर्नमेंट के,
वो ही इस सिस्टम का फायदा उठाने लगे, वो ही किसानों को थोड़ा सा पैसा दे देते थे और सस्ते में उनका जो है सारी चीजें खरीद लेते थे। तो इसको बोलते थे कि एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिल मैन। वापिस से उनकी एक्सप्लॉयटेशन, जिस एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाने के लिए एपीएमसी की मंडियां लाई गई, वही मंडियां उनके एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन गई। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को इनसे पैसा मिलता है ना, एपीएमसी मंडियों से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट ने भी बेसिक जो उसका ध्यान है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, जो लैंड है, एग्रीकल्चर है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट की गवर्नमेंट जितना चाहे वो इम्प्रूवमेंट दे सकती है, अगर वो चाहे तो नहीं भी दे सकती। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जाके भी पंजाब ने तो अपने कानून बना दिए। तो फिर क्या हुआ कि इनके अंदर जो मार्केटिंग फैसिलिटी इंप्रूव नहीं हुई, किसान वापस से एक्सप्लॉइट होने लगे। और एक चीज हुई कि इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनसे किसानों से सामान खरीदता था, ठीक है, उनका माल खरीदता था। तो इन्होंने क्या किया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर चार्जेस लगा दिए कि अब जो किसानों के सामान को खरीदने वाला बायर होगा ना, वो फीस भरेगा। किसानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है, तो वो एक पॉलिटिक्स भी थी कि किसानों के ऊपर ये जो है सारा खर्चा ना जाए, तो सारा खर्चा जो है खरीदारों पे लगा दिया। और खरीदारों में सबसे बड़ा खरीदार कौन, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर जितना भी जो किसानों का गेहूं और चावल नहीं बिक पाया, तो वो एफसीआई को खरीदना पड़ता है। तो पंजाब और हरियाणा में ये जो मंडी फीस है ना एफसीआई की, बासमती, नॉन बासमती राइस और ये व्हीट को खरीदने के लिए, तो प्राइवेट अगर कोई बायर खरीदता है उससे 6 गुना ज्यादा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पे करना पड़ता है। ठीक है, उससे क्या हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वो सारा बर्डन जो है ना एक्स्ट्रा पैसे का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आने लगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है, स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ती है। ठीक है, एफसीआई ने अगर आज इतनी सारी कितने टन गेहूं खरीद लिया, आज तो वो बेच नहीं देगा, राशन की दुकानों से बिकेगा वो, लेकिन राशन की दुकान तक पहुंचाने के लिए तो उनको सेव करके रखना जरूरी है, तो उसकी स्टोरेज फैसिलिटी होती है, एक से दूसरी जगह तक ले जाने की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पैसे का बहुत ज्यादा भार आने लगा। अब क्या हुआ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा अगर किसानों को मैं परमिशन दे दूं एपीएमसी मंडी के बाहर अपना सामान बेचने की, तो मेरे ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू का खर्चा जो है वो कम आएगा। हमारे देश की इकोनॉमी रिसेशन में भी जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि एपीएमसी मंडियों की इतनी सारी प्रॉब्लम होने की वजह से ना गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर पैसे का तो पहले ही था, और बहुत सारे एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स जो थे उन्होंने भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि आप किसानों को अलाउ करो कि एपीएमसी मंडी के बाहर जो है वो अपना जो माल है वो बेच पाए। तो एफपीटीसी एक्ट, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट जो होता है, वो फार्मर्स को फ्रीडम देता है कि इंडिया के बाहर किसी भी प्लेस पर वो अपना फार्म प्रोड्यूस, यानी कि गेहूं, चावल आदि जो भी फसल है या सब्जियां या फल हैं, वो बेच सकते हैं किसी को भी। जैसे कि हमारे देश में दूध बिकता है, दूध का भी कोई सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है। तो इस एक्ट का एक और फायदा ये क्या हुआ, किसानों को फायदा एक तरीके से इसका पहुंचा भी है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लगती। जैसे मान लो किसी को यही बोल सकते हैं कि आप मेरे खेत में इतनी तारीख को मैं कटाई करूंगा, तो आप इतनी तारीख को मेरे यहाँ से मेरा माल जो है खरीद के ले जाओ। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है जीरो भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी वाले जो है वो अपना ही ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करवा के उससे गेहूं वगैरह या चावल वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो ई नैम है, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है, वो जो मतलब इंटरनेट के ऊपर जो उन्होंने ई नैम करके वेबसाइट बनाई है, तो वहां पे भी वो वहां से अपना रेट पता कर सकते हैं। जैसे जो मेरे खेत में जो फसल है उसका रेट क्या चल रहा है नेशनल लेवल पे, उसका रेट पता करके एपीएमसी मंडी में गए बगैर ही वो किसी भी प्राइवेट प्रोड्यूसर को या प्राइवेट बायर को अपना जो है माल बेच सकते हैं। अब जो है मिडिल मैन के हाथों उनको मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनको आजादी मिल गई है, कहीं भी किसी को भी वो अपने हिसाब से अपना माल बेच सकते हैं। तो ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स का फायदा जो है वो किसानों को हुआ है। समरी में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है हमारे देश में शुरू हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कॉटन का जो दाम है वो उसको उसके प्राइसेस जो है लिमिटेड रखना चाहती थी। इसके लिए वो एक नया एक्ट लेके आए। वो एक्ट सबसे पहले हैदराबाद में लागू किया गया, फिर धीरे धीरे जो इंडियन गवर्नमेंट आई उसने सोचा कि फार्मर्स के लिए भी जरूरी है, फार्मर्स की प्रोटेक्शन जरूरी है, तो वो एपीएमसी एक्ट में टाइम टू टाइम नए नए रिफॉर्म लेके आते गए। 2003 में भी एक उसका अमेंडमेंट हुआ था। अब एफपीटीसी एक्ट जो है वो फार्मर्स को ये इस बात की फ्रीडम देता है
कि वो अपना फार्म प्रोड्यूस किसी को भी कहीं भी किसी भी जगह पे बेच सकते हैं। तो बिचौलियों के हाथों उनको मजबूर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपीएमसी एक्ट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन थी कि आप अपना फार्म प्रोड्यूस केवल इस मंडी के अंदर बेच सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है। तो यहाँ पे वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इस आर्टिकल को यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमारे देश में एपीएमसी एक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी किसानों को, वो जो है एफपीटीसी एक्ट से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। एंड यूपीएससी इकोनॉमिक्स जो लोग तैयार कर रहे हैं, इकोनॉमी जीएस पेपर 3 या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ, उनके लिए ये आर्टिकल था। इसी आर्टिकल को आप एक्सटेंड करके ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है जीएस पेपर जो है, ऐसे वाला जो पेपर होता है जीएस पेपर 1, उसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी प्री एंड मेंस का जो है स्टैटिक पोर्शन जो है, उसको डिटेल में कवर करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rankcracker.co.in पे भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। वहां जाके आपको एक पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे इजाजत दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था उसको समझने में आपको आसानी हुई होगी। इसी के साथ ही अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।